जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो गाइस, आज 12 अगस्त 2024 है और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक टॉपिक को डिटेल में हम लोग कवर करते हैं। प्लस यूपीपीसीएस का नंबर 1 पेड बैच को ज्वाइन करें, ज्ञान सर के पेड बैच को इन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं और इंस्टाग्राम का हमारा पेज है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। एग्जामिनेशन से रिलेटेड वेरियस अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आज की जो टॉपिक्स है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहला टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक पहाड़ी के बारे में बात हो रही है, मुरादाबाद की पहाड़ी के बारे में। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको ऑलरेडी पता होंगे जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 370 के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इसको हटाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर वाला। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड जेंडर एलिजिबिलिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है वो क्या है, तो आइए इसको समझेंगे। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का उद्घाटन हुआ है, तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो ये पहाड़ी के बारे में बात करें। मुरादाबाद की पहाड़ी, ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल साइट है। कहां पर? दिल्ली में, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, लिख लो, और जो चीज मैं बोलूंगा वही चीज आपको लिखनी है। तो मुरादाबाद की पहाड़ी कहां पर है? दिल्ली में। अब यहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिला है कि अच्छा, स्टाइल लिख लो आप। ये पहाड़ी तुगलक और लोधी डायनेस्टी दोनों के द्वारा तैयार की गई, या उसमें स्टाइल्स हम लोग को उस पहाड़ी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ये साइट का नाम जो है 14वीं सेंचुरी के सूफी संत सैयद मुराद अली जी के नाम पर रखा गया है, सैयद मुराद अली, और जिनका मकबरा भी यहीं पर लोकेटेड है। ये लिखने की जरूरत नहीं, बट इनका नाम जरूर लिख लेना। ये लोकेशन पे हम लोग को दो मस्जिद देखने को मिलती है जो अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स की थी। अलग अलग ऐतिहासिक काल की दो मस्जिद हैं, और ये अलग अलग आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन जो है वो बताती हैं। मतलब अलग अलग जो वो थी ना वास्तुकला की जो परंपरा जो थी या ट्रेडिशन जो था, तो उसको जो है वो दर्शाती हैं। दो पीरियड यानी कि तुगलक लोधी, ये दो ही हम लोग को देखने को मिल रही है ना। दिल्ली सल्तनत में हम लोग को 5 दिल्ली सल्तनत देखने को मिलती है। करेक्ट ऑर्डर में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ जिन लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, मुरादाबाद की पहाड़ी के कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो इस पर्टिकुलर साइट के अंदर हम लोग को दो मस्जिद देखने को मिलती है जो कि तुगलक और लोधी डायनेस्टी की आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। नेक्स्ट, तुगलक एरा की मस्जिद जो है जिसका नाम है काजी वाला गुम्बद। ये चाहो तो जहां पर तुगलक लिखा है एक डंडी लगाकर, एरो लगाकर काजी वाला गुम्बद मस्जिद लिख लो। इसका सॉलिड कंस्ट्रक्शन है। ये तुगलक आर्किटेक्चर को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, तुगलक वास्तुकला को जो है ये बताता है। नेक्स्ट, आगे की चर्चा करें। लोधी, लोधी में डैश करके लिख देना शाही मस्जिद। तो लोधी डायनेस्टी के द्वारा शाही मस्जिद बनवाई गई थी। लोटस कलश का इसमें फीचर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जो लोधी डायनेस्टी के समय पर बनाया गया था। फिर अब ये सूफी संत जी के बारे में बात करें हम लोग, सैयद मुराद अली का मकबरा जो कि यहीं पर ही मुरादाबाद की पहाड़ी पर लोकेटेड है, राइट। फिर इसके अलावा ये मकबरा जो है माना जाता है कि उसको बनवाया गया था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के काल के दौरान। फिर जैसे जैसे सेंचुरीज जो है वो पास होती गई, जैसे जैसे कि सदियां जो है वो बीतती गई, ये साइट जो है वहां पर लोकल जो है वो अट्रैक्ट हुए, जो यहाँ पर आए लोकलाइट्स, उन्होंने मान्यता जो है वो दी इस दरगाह को और मानने लगे, है ना। फिर अब्दुल मानन अकेडमी, ये साइट जो है वो यहाँ पर अब्दुल मानन अकेडमी भी हम लोग को देखने को मिलती है। एक मदरसा है ये बेसिकली, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 40 साल पहले। ये मदरसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ की कम्युनिटी के लोगों में, यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराने में मदरसा का एक रोल होता है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। मदरसा स्टैब्लिश की गई थी, रिस्टोर की गई थी, और हेरिटेज जो प्रिजर्वेशन है उस पर्पस के लिए, यानी कि यहाँ पर जितनी भी साइट्स है तुगलक और लोधी डायनेस्टीज के द्वारा बनाई गई, तुगलक लोधी वंश के द्वारा बनाई गई, तो उनको प्रोटेक्ट रखने के लिए मदरसा बेसिकली जो है वो लाया गया था, और मेन फोकस था यहाँ पर कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटीज कंडक्ट करते रहना मदरसा के थ्रू। अब तुगलक और लोधी की वास्तुकला की विशेषताओं के बारे में बात करें, आर्किटेक्चरल हाईलाइट सब लोग देखें, तो सबसे पहले तो तुगलक आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, राइट। इसमें लिखना नहीं है अभी आपको कुछ। तुगलक आर्किटेक्चर पे सॉलिड और स्टर्डी उसके लिए जाना जाता है, कंस्ट्रक्शन के लिए ठोस और सुदृढ़ निर्माण
और यहाँ पर जो दीवारें हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, बताया जाता है कि ऊंचाई पर गुंबद जो है उसको सहारा देने के लिए स्लोपिंग वॉल्स हम लोग को देखने को मिलती है, डिजाइन किया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पर इनोवेटिव टेक्निक्स का इन्होंने जो है बस इस्तेमाल किया। एक आर्क हम लोग को देखने को मिलता है, लिंटेल है, बीम है, राइट, इसके अंदर। तो ये फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। मेहराब, लिंटेल, बीम, इसका उन्होंने उपयोग जो है वो करना शुरू किया था कंस्ट्रक्शन में। इस इनके कंस्ट्रक्शन हम लोग को इस्लामिक और हिंदू दोनों के ही मिक्सचर जो है वो देखने को मिलता है, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक स्टाइल भी जो है वो कहा जाता है। तुगलकाबाद, जो तीसरी सिटी थी दिल्ली की, उसको गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा लाया गया था। फिरोजाबाद, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई। ये एग्जाम्पल्स है तुगलक आर्किटेक्चर के। यहाँ पर पॉइंटेड डोम, डोम जो गुंबद जो होता है ना, ये पॉइंटेड डोम जो है यहाँ पर देखना शुरू किया। लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन का बनाया गया, व्हाइट मार्बल का बनाया गया। ये भी इसके फीचर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। लोधी के बारे में हम लोग चर्चा करें तो लोधी में भी आर्क, लिंटल, बीम मेथड्स का उपयोग किया गया। यहाँ पर राजस्थानी और गुजराती स्टाइल थोड़ी सी हम लोग को देखने को मिलती है। यहाँ पर बालकनीज भी हैं, राइट, छज्जे भी हम लोग को, ईव्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। डबल डोम इनोवेशन, ये फैक्ट लिख लेना आप, डबल डोम। तो लोधी के समय पर हम लोग को देखने को मिला कि डबल डोम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ये आएगा, ये लिख लेना। जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि एक डोम होता है और उसके अंदर और उसके बाहर शेल्स पर भी बहुत बेहतरीन, आप कह सकते हो कि वो होता है ना कि स्टाइल जो है वो बनाए, डिजाइन जो है वो बनाई जाती है, राइट। तो बहुत बढ़िया सा लगता है ये। फिर इसके अलावा यहाँ पर लोधी गार्डन दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलता है। सिकंदर लोधी का मकबरा है। मोहम्मद और शाह का भी मकबरा हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये लोधी आर्किटेक्चरल के स्टाइल पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, अब कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो भाई देखो, ये जुड़ा ही हुआ है। यहाँ पर मस्जिद है, राइट, मस्जिद जो है वो बनाई गई, लोगों का जो है वो एक प्रकार से तीर्थ स्थल ही हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। एक प्रकार से क्या तीर्थ स्थल ही है, पूजा अर्चना करने की जगह हम लोग को देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर दो मस्जिद है मुरादाबाद की पहाड़ी में, और ये अलग अलग डायनेस्टीज के द्वारा बनाई गई थी, जो अपन ऑलरेडी मस्जिद के नाम भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि तुगलक और लोधी का आर्किटेक्चरल का एलिमेंट्स का मिक्सचर हम लोग को देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर आकर पढ़ती भी है, जैसे अब्दुल मानन अकेडमी यहाँ पर देखने को मिलती है। जो चीज हमने भी पढ़ी वो पूरी की पूरी यहाँ पर रिपीटेड है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आपने फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया होपफुली आपने लिख लिए होंगे। अब क्विट इंडिया मूवमेंट, अब ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं और आपको उसके नोट्स भी नहीं बनाने, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इसके नोट्स है आप बना ही लोगे पढ़ते समय, हमारे बैच में या फिर आपने जहां पर भी ज्वाइन किया होगा जनरल स्टडीज के, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको इसको अलग से लिखना नहीं है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया था, राइट। और बहुत सारे रूलर्स, लीडर्स, रूलर्स की लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स के नेतृत्व में जो है वो लाया गया। और मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था, वो था सेल्फ रूल, कि भाई हमें जो है वो क्या करने दिया जाए, हमें सेल्फ रूल, स्वशासन करने जो है वो दिया जाए, कि भाई ब्रिटिशर्स जाओ हमें रूल करने दो, ये डिमांड थी। ये मूवमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। ये देखने को मिलता है कि इंडियंस यूनाइट हो गए। इंडियंस को समझ में आ चुका था कि ब्रिटिशर्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स का शोषण चल रहा है। बट मेन ऑब्जेक्टिव एक ही था कि हमें आजादी चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, नॉन वायलेंट मेथड के थ्रू। हम जो है वो हिंसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये बेसिक फैक्ट्स है, आपको ऑलरेडी पता है। सो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये क्यों आया, ये तब आया जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं करी, राइट। स्पेशली जब क्रिप्स मिशन 1942 में फेल हो गया था। क्रिप्स मिशन ने ऑफर किया था इंडियन डोमिनियन स्टेटस इंस्टेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि ये कहा गया था कि भाई आप जो है वो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर हम आपको सपोर्ट करेंगे तो, राइट। तो वो सब डिमांड जो है फुलफिल नहीं हुई, राइट। तो उसका डिससेटिस्फेक्शन हम लोग को देखने को मिला। फिर अलाउ किया गया प्रोविंस को कि भाई आप जो है वो अलग रह सकते हो, राइट, जो कि गलत था, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल यूनिटी से के खिलाफ था। भाई कह नहीं दिया था कि प्रिंसली स्टेट्स को या तो इंडिया ज्वाइन कर लोगे या पाकिस्तान। पाकिस्तान की तो बहुत बात की बात थी, यानी कि क्लियरली पहले इनको यही कह दिया था कि आप चाहो तो अलग हट सकते हो।
इंडिया से दूसरी कंट्री बना लो। तो वो एक दिक्कत थी। लिखा भी है, देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, जिसमें बिल्कुल भी हेल्प भी नहीं करी ब्रिटिशर्स ने। बहुत सारे जैसे चावल और नमक के जो प्राइस थे वो बढ़ गए थे काफी ज्यादा, राइट, शॉर्टेज के कारण। गरीब जो है वो उनको मुद्राफीसदी का बहुत बुरा प्रभाव जो है वो पड़ा, और रिच जो है उन्होंने प्रॉफिट बनाया था बहुत ज्यादा। ठीक है। और रिपोर्ट जो थे ब्रिटिश इवैक्यूएशन की साउथ ईस्ट एशिया से जापानीज इन्वेजन के बाद, तो उसने और डर जो है बढ़ा दिया कि ब्रिटिश अब हो सकता है कि अब इंडिया से भी, मतलब इंडिया के अंदर भी इसी तरीके से जो है वो पूरी स्थिति खराब करके जो है वो चले जाएंगे। फिर इसके अलावा जो अलाइड कंट्रीज थी, मित्र राष्ट्र जो थे, इनकी असफलताओं और दक्षिण पूर्वी एशिया और बर्मा से ब्रिटिश की वापसी की खबर से भारत में कई लोगों को इस बात का विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सत्ता पतन के कगार पर है। फिर जापानी आक्रमण देखने को मिला, राइट, जापानीज इन्वेजन। तो उसने ये भी किया कि जो भी हम लोग को जो खतरे देखने को मिल रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय नेताओं के लिए संघर्ष की शुरुआत करना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि इस बात का भय था कि अभी जो हम लोग को देखने को मिल रही जो आबादी है वो डीमोरलाइज्ड है, राइट, हतोत्साहित जो हम लोग को आबादी देखने को मिल रही है, तो वो प्रभावी ढंग से जो है वो प्रतिरोध कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, प्रभावी ढंग से जो है वो मतलब एक्शन ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, राइट। तो ये भी एक डर था काफी सारे लीडर्स को। मतलब इसमें सिंपल बस यही चीज थी कि भाई ब्रिटिशर जो है, एक चीज क्लैरिटी थी कि ब्रिटिशर जो है वो वीक हो गए हैं, और दूसरा अब उनको जो है वो निकालना है, और निकालने के लिए हमें अब पॉपुलेशन को खड़ा करना पड़ेगा। बट अभी पॉपुलेशन ऑलरेडी चिंतित थी बहुत सारी चीजों को लेकर, प्राइसेस बढ़ गए हैं, काम नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे इश्यूज आ गए थे। फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अडॉप्ट किया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 14 जुलाई 1942 को। फिर बाद में उसको एक्सेप्ट किया गया मॉडिफिकेशन के साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को। इस समय यही कहा कि भाई इमीडिएटली ब्रिटिश रूल को अब हमें इंडिया से खत्म करना है और एक नई सरकार जो है बनानी है ब्रिटिश विड्रॉल के बाद, तो उस पर काम करना शुरू कर दो। ये मूवमेंट ने डिक्लेयर किया इंडिया का कमिटमेंट कि इंडिया जो है वो अपने खुद का डिफेंस खुद से जो है वो कर सकती है, हर एक प्रकार से इंपीरियलिज्म का, फासिज्म का, मतलब कि फांसीवादी और साम्राज्यवादी के सभी रूपों के विरुद्ध जो है वो इंडिया खुद से लड़ने में सक्षम है। फिर लीडर्स ने सभी को बोला कि भाई आप खड़े हो, एक साथ यूनाइट हो, बट हाँ नॉन वॉलेंट तरीके से चीजों को हमें लड़ना है, राइट। और ये कहा ईदर फ्री इंडिया और डाई ट्राइंग, मतलब इंडिया भारत को आजादी दिलवा दो या प्रयास करते रहो और शहीद हो जाओ करते करते। मूवमेंट्स ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स, फार्मर्स, वर्कर्स, वुमेन, पॉलिटिकल लीडर्स, सभी ने पार्टिसिपेट किया, और मेन ऑब्जेक्टिव एक ही था कि अब इंडिया को फ्री कराना है ब्रिटिशर से। ब्रिटिश का रिस्पॉन्स है वो क्या कहा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। सबसे पहले एक ही काम करते थे ये लोग, अरेस्ट करना टॉप लीडर्स को, क्योंकि अगर आपका लीडर ही नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैंपेनिंग कैसे करोगे, है ना। तो मेन फिगर्स को जो है वो 9 अगस्त को ही सुबह जो है वो सबको गिरफ्तार कर लिया। फिर इसके बाद मूवमेंट जो है वो बहुत तेजी से और फैला, लोग और वो हो गए, लोगों ने ब्रिटिश के अथॉरिटी के सिंबल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। रेलवे, टेलीग्राफ लाइन हो गई, रेलवे ट्रैक्स हुए, सब तोड़ना शुरू कर दिए, ब्रिजेस तोड़ना शुरू कर दिए, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट व्हीकल्स पर तोड़ा तोड़ी कर दी। फिर हम लोग को और क्या देखने को मिला कि काफी सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जो है वो सक्रिय हो गई, और अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन जो है वो शुरू हो गए बॉम्बे के अंदर, जिससे कि मैसेज जो है वो फैलाया जा सके और पब्लिक को जो है वो और मतलब डायरेक्शन जो है वो दिए जा सके, क्योंकि मेन गेम होता है डायरेक्शन का। पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी गई, राइट, बलिया उत्तर प्रदेश, तामलुक बंगाल, सतारा महाराष्ट्र में, ये फैक्ट ध्यान में रखना। फिर इसके अलावा ये मूवमेंट के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि महिलाएं, सभी लोग जो है वो शामिल हम लोग को देखने को मिले थे, महिला, बच्चे वगैरह सब, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने इम्पोज किए सीवियर रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि आप किसी जगह पर खड़े नहीं हो सकते, जैसे होता है ना, एक धारा 144 लग जाती है तो वैसे। और प्रेस के ऊपर भी फाइन लगा दिया कि भाई आप इस प्रकार से अगर एंटी ब्रिटिश कोई भी वो छापते हो या इस इनके स्ट्रगल को लेकर कोई भी चीज छापते हो तो प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसने डिमांड कर दी कि भाई अब हम लोग को किसी प्रकार से आजादी जो है वो चाहिए, और ये क्लियर हो गया था कि अब आजादी के लिए कुछ भी करना चाहे तो करेंगे, अब हटेंगे नहीं पीछे।
फिर इस मूवमेंट के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि जो लेफ्ट विंग फ्रैक्शन जो था नेशनल पार्टी के अंदर ही, राइट, उसको क्रेडिट जो है वो दिया नहीं, इसलिए हमें देखने को मिला कि मोर मॉडरेट और राइट विंग अप्रोचेस जो है वो आने वाले समय पर नजर आई। तो लेफ्ट विंग को जो है वो बिल्कुल भी वो नहीं दिया इन्होंने, भाव नहीं दिया, तो फिर वो वाला एक ग्रुप जो है वो थोड़ा सा वो था, डिससेटिस्फाइड। फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिला मूवमेंट जो है उसने मास मोबिलाइजेशन कर दिया, राइट, सब लोग को इकट्ठा किया, यूनाइट किया, जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट ने जो है वो एज अ पावरफुल रिमाइंडर के तौर पर जो है वो हमेशा इसको देखा जाता है कि हाँ भाई, देश में लोगों को जो है वो एक ही दुश्मन के खिलाफ करने में, इकट्ठा करने में क्विट इंडिया मूवमेंट का एक बहुत बड़ा रोल था, भारत छोड़ो आंदोलन का, है ना? नाम से ही हालांकि इसमें पूरी चीज जो है वो क्लियर है। बस तो ये फैक्ट थोड़े से आप जो है वो ध्यान में रखिएगा, दैट्स इट। तो गाइस बात करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ही आर्टिकल 370 का जिक्र होता है तुरंत दिमाग में आता है जम्मू एंड कश्मीर, है ना? क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो, उसकी पावर जो है वो हटा दी गई थी, आपको पता होगा। इसके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, दैट्स व्हाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज़ में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसी बार ही हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ फैक्ट्स आप लिख सकते हो। आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, जिसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का खुद का संविधान, खुद का फ्लैग और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ऑटोनॉमस टेरिटरी के तौर पर जो है वो ऑपरेट कर दी थी, राइट? सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, ये 3 चीजें याद रखोगे आप। क्या-क्या 3 चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं? रक्षा, विदेशी मामलों और संचार, इन 3 चीजों को जो है वो छोड़कर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पूरे मैटर्स जो है वो किसके पास थे? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पास थे। ये प्रोविजन हम लोग को देखने को मिलता है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के ऊपर बेस था। किसके ऊपर बेस था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो याद रखिएगा। और इसको जो है वो साइन किया गया था किसके द्वारा? कश्मीर के राजा हरी सिंह के द्वारा 1947 में, राइट? जब उस समय पाकिस्तान ने इन्वेड किया था इंडिया के ऊपर, राइट, मिलिटेंट्स को जो है वो भेजा था, राइट, तो उस समय। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था टेम्पररी प्रोविजन के तौर पर 1949 में, और इसको जो है वो ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के मेंबर्स के द्वारा। आगे फिर 2019 में एक ऐतिहासिक जजमेंट जो है वो सामने आता है, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सामने आया, फिर एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया दोनों हाउसेस के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीडिफाइन कर दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की, मतलब कि अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की जो है वो मानी जाएगी। मतलब कुल मिलाकर हम लोग को देखने को मिला कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर विधानसभा हम लोग को देखने को मिली। फिर पार्लियामेंट ने जो है वो पावर जितनी भी हम लोग को लेजिस्लेटिव असेंबली की थी वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर जो है वो ले लिया, और उसके बाद आर्टिकल 370 जो है वो खारिज कर दिया। फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इसको हम लोग कहते हैं, जिसने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को जो है वो 2 यूनियन टेरिटरीज में जो है वो बांट दिया। एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख हम लोग को देखने को मिली। तो ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कि डोमिसाइल लॉ में जो है वो चेंज हुआ। पहले क्या हुआ करता था, हम लोग को देखने को मिलता था कि जो भी इंडिविजुअल जम्मू एंड कश्मीर के हैं, राइट, वो जम्मू एंड कश्मीर के ही रहेंगे, यानी कि जो पूर्वज जो थे, राइट, अपन बोलते हैं कि ये फलाना एरिया के जो है वो पूर्वज हैं, तो उन्हीं को ही वो पूरे अधिकार थे, बाकी और किसी को अधिकार नहीं था। अब किसी को जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल बनना है तो उसे अब अलाउ किया गया कि एक इंडिविजुअल जो है जो जम्मू एंड कश्मीर में 15 सालों तक रह रहे हैं, तो वो जम्मू एंड कश्मीर के जो है वो निवासी बन सकते हैं, राइट। इसके अलावा जिन्होंने 7 सालों तक जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ाई करी हो और 10th और 12th क्लास जो है वो पास करी हो उस क्षेत्र में, तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। पहले ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, निवास प्रमाण पत्र पहले किसी को नहीं मिलता था, सिर्फ उन्हीं को मिलता था जो वहां के मूल निवासी हैं। और इसके अलावा एक तो डोमिसाइल लॉ के अंदर चेंज हुआ, दूसरा चेंज हुआ लैंड लॉस के अंदर। ये लिख सकते हो आप, लैंड लॉस यानी कि भूमि कानून। पहले क्या होता था, कोई भी व्यक्ति को, किसी बाहरी व्यक्ति को जो है वो भूमि ट्रांसफर नहीं होती थी, लैंड ट्रांसफर नहीं होता था, यानी कोई भी बाहर से गया हुआ व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में जाकर जमीन परचेज नहीं कर सकता था। अब इस कानून के अंदर चेंज हुए। इस कानून के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि जो परमानेंट रेसिडेंट्स है जम्मू एंड कश्मीर के, तो उनको तो जमीन मिलेगी मिलेगी, प्लस साथ ही साथ जो जो मतलब दूसरे लोग भी जो है यहाँ पर आकर जमीन जो है वो ले सकते हैं। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, रणबीर पीनल कोड, ये वही है जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है कि जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद का लॉस था, कानून था। वैसे ही एक रणबीर पीनल कोड, जैसे हमारे आईपीसी चलता था ना, अब आज की डेट में तो भारतीय न्याय संहिता हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो उस समय रणबीर पीनल कोड जो है उनका खुद का कोड हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर का। तो वो जो है वो चलता था, उसको हटाकर अब भारतीय न्याय संहिता जो है वो कर दिया, और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो स्टैब्लिश की गई काउंटर टेररिज्म को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इफेक्टिव तरीके से।
तो ये फैक्ट आप थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सिक्योरिटी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जो है बात करें, तो ये यहाँ पर हम लोग को टेरर एक्टिविटीज, लोकल मिलिटेंट रिक्रूटमेंट्स, राइट, और वॉयलेंट प्रोटेस्ट जो है वो बंद होना शुरू हो गए, राइट। इस रीजन में हम लोग को जो है वो देखने को मिला था कि हाईएस्ट टर्नआउट जो है वो नजर आया 35 सालों में 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों ने जो है वो पॉलिटिकली जो है वो पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, इस रीजन के अंदर हम लोग को जो है वो मिलिटेंट एक्टिविटीज देखने को मिली कि बढ़ती हुई तो नजर आ रही हैं, राइट, बट सिक्योरिटी चैलेंजेस भी जो है वो हम लोग को यहाँ पर नजर आते देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा, जो लोग पसंद नहीं कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा क्या था, एक चैलेंज था कि अरे यार ये गलत हुआ, राइट। अब टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जो है बात करते हैं, तो उस क्षेत्र के अंदर टूरिज्म जो है वो बूम हम लोग को देखने को मिला। ओवर 21.1 मिलियन विजिटर्स 2023 में जो है वो आए। इससे ऑब्वियसली बात है कि इससे लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी, टूरिज्म से पैसा मिलता है। 2019 से ही जम्मू एंड कश्मीर ने जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया, 5656 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर में देखने को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिला, राइट। कनेक्टिविटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर बढ़ गई। इसके अलावा कुछ और नए चैलेंजेस जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस का जो इशू हम लोग को देखने को मिला था, तो यहाँ पर 500 से भी ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स हम लोग को जो है वो नजर आए, उनको अरेस्ट किया गया था। फिर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, कई बार आपको पता है ना कि बहुत सारे केसेस में इंटरनेट को जो है वो बंद कर दिया जाता है, यस। तो ऐसे इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिले। गवर्नेंस वैक्यूम हम लोग को देखने को मिला। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो है वो हम लोग को यहाँ पर जो है वो देखने को मिले, पर्टिकुलरली लद्दाख के अंदर, जिसने डिमांड करी कि आप 6 शेड्यूल के अंदर जो है वो मतलब कंटिन्यूस डिमांड हो रही थी कि आप वापस लद्दाख को जो है वो 6 शेड्यूल के अंदर जो है वो डालो और पूरा स्टेटहुड दो, यूटी जो है वो मत बनाओ इसको। फिर आज की डेट में नया ट्रेंड मिलिटेंसी का हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी अभी लोकल रिक्रूट अंदर ही अंदर जो है वो आते जा रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ये लोग उपयोग जो है वो कर रहे हैं, राइट। ठीक है, लोकल इंटेलिजेंस यहाँ पर जो है वीक हो गया है। फिर सोशियो इकोनॉमिक डिसरप्शन भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। लॉकडाउन के कारण हम लोग को देखने को मिला, यानी कि बहुत लंबे समय के लॉकडाउन के कारण यहाँ पर इकोनॉमिक स्थिति खराब हुई, राइट। स्पेशली टूरिज्म में जो है वो इश्यूज हम लोग को देखने को मिला, उसके कारण लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। लोगों के पास पैसा नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि पैसे के लिए दूसरी चीजें जो है वो ढूंढेंगे। स्पेशली युवाओं को जो है वो इसमें फंसा लिया जाता है, मिलिटेंट बना लिया जाता है, कई बार जो है उनको कबूतर बना दिया जाता है, यानी कि मैसेजेस जो है वो ट्रांसफर करने के लिए, किसके, मिलिटेंट्स के। फिर कल्चरल और आइडेंटिटी कंसर्न भी हम लोग को देखने को मिला। अगर आप आउटसाइडर आएंगे तो यहाँ का जो एक्चुअल जो ओरिजिनल कल्चर है वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, यस। अब इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई आप इलेक्शन जो है वो सितंबर 2024 में जो है वो कंडक्ट करो, राइट। और उसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंकरेज करो कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो राजनीतिक भागीदारी हो, ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पर ट्रांजिशन जो है वो स्टेटहुड में आसानी से जो है वो देखने को मिल सके। सिविलियन सेफ्टी पर ध्यान दो, सिक्योरिटी पर ध्यान दो, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, उस पर फोकस करो, शांति बनाने पर फोकस करो। यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम करो, जॉब्स पर फोकस करो, जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। तो ये सब हम लोग को देखने को मिल रहा है, और प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करो कि कौन सी पॉलिसीज में कमी आ रही है, राइट। तो वो सब चीजें। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है पेरिस ओलंपिक्स 2024 का हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये कंट्रोवर्सी में आ गया, इसमें बॉक्सिंग मैच जो है वो एक हुआ था, आप लोग को इस कंट्रोवर्सी के बारे में जो है पता होगा। अल्जीरिया की हम लोग को देखने को मिलती है ईमान खलीफ, और इटली की हम लोग को एंजेला कैरनी जो देखने को मिलती हैं, या कारिनी इनको जो है बोलते हैं। तो इटली की एंजेला और अल्जीरिया की ईमान, तो इनके बीच में एक बॉक्सिंग मैच जो है वो होता, जो कंट्रोवर्शियल जो है वो हो गया। कंट्रोवर्सी जो है वो किस चीज को लेकर हमें देखने को मिली, ये महिला जो स्पोर्ट्स में रहती हैं तो उनकी जेंडर एलिजिबिलिटी को लेकर देखने को मिली, लिंग पात्रता को लेकर देखने को मिली, और जो बहुत समय से इशू जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो खलीफ, जिन पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अनफेयर एडवांटेज का केस जो है वो लगा है, यानी कि इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने अनुचित जो है वो लाभ लिया है, राइट। और ये कब जो है वो हम लोग को देखने को मिला, तो महिला खेलों में ये जो डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट जो हम लोग को देखने को मिलता है, स्पेशली एथलीट्स में, राइट, स्पेशली वुमेन्स स्पोर्ट्स के अंदर, तो ये थोड़ा सा वो है, मतलब कंट्रोवर्शियल जो है वो चीजें सामने जो है वो आ गई कि भाई ये गलत है। अनफेयर एडवांटेज जो है वो बोलकर जो आरोप जो है वो लगाया गया है, उसका मेन बैकग्राउंड जो है वो क्या था, तो उसको आइए समझते हैं हम लोग। तो देखो, अभी इमैन खलीफ ने जो है वो जीत जो है वो हासिल कर दी है 16th राउंड में, राइट, एंजिला के अगेंस्ट, राइट। तो इमैन खलीफ जो है वो जीत गई है, तो आप ध्यान में रखो, ईमान जीती थी और एंजिला जो है वो हारी। फिर 46 सेकंड तक ही मात्र मैच जो है वो चला, और ये क्रिटिसिज्म का वो बन गया, पात्र बन गया।
खलीफ ने वो बहुत सारे आरोप जो है वो फेस किए, जैसे कि बीइंग अ बायोलॉजिकल मैन ड्यू टू हर डीएसडी कंडीशन। इनकी डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट की कंडीशन में वो बायोलॉजिकल मैन है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर जो बात हो रही है कि जैसे हम लोग को देखने को मिलता है ना कि जेनेटिक चेंजेस जब होते हैं महिलाओं की बॉडी में या मेल्स की बॉडी में, इवन जेनेटिक डिसऑर्डर, तो उसके कारण जो जेंडर जो होता है वो मिक्स हो जाता है, राइट। मैं ट्रांसजेंडर्स की स्पेशली जो है बात कर रहा हूँ, राइट। तो उस तरीके का, तो ये भी कहा गया कि हालांकि उनका जेंडर जो है वो पासपोर्ट के अंदर फीमेल है, यानी कि ऑफिशियल जेंडर जो है वो उनका फीमेल है, बट बायोलॉजिकल डिसऑर्डर उनमें है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको एक एडवांटेज जो है वो मिल गया। ये इशू है पूरा। अब इशू क्या है, मुद्दा क्या है, वो आपको समझ में आ गया। 40 सेकंड का मैच चला बॉक्सिंग मैच, उस 40 सेकंड के मैच के अंदर ये जीत गए, और इनकी जीत का जिम्मेदार जो है वो इनकी बॉडी को जो है बताया जा रहा है कि भाई आपने अनफेयर एडवांटेज जो है वो लिया है। इससे पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी 2023 में। कैफ जो है वो एक और बॉक्सर के अगेंस्ट थी, लिन यूनटिंग, राइट। और इनको जो है वो बाहर कर दिया गया था इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से, राइट, वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर न्यू दिल्ली में, जैसे ही इन्होंने जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो फेल किया था। और ये डिटेल्स जो थी इसकी, ये कॉन्फिडेंशियल रखी गई। हाउएवर दोनों ही एथलीट जो हैं वो उन्होंने कंपीट किया पेरिस के अंदर, आईओसी के अंदर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर, राइट। तो ये एक इशू है छोटा सा जो आपको पता होना चाहिए कि भाई मतलब इस प्रकार से भी अनफेयर एडवांटेजेस जो है वो उठाए जा सकते हैं, अनुचित लाभ जो है वो उठाए जा सकते हैं। अब ये डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट क्या है ये समझ लो आप थोड़ा सा, ये समझ तो चुके ही हो आप कि इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बहुत सेक्सेस के, यानी कि मेल फीमेल दोनों के होते हैं, तो मतलब उनके पास फिजिकल पावर जो होती है वो ज्यादा रहती है जिनको ये डिसऑर्डर रहता है, राइट। ठीक है, बस ये वाली चीज तो आपको ऑलरेडी जो है पता है। बाकी फेयरनेस को लेकर डिबेट थी कि भाई इस प्रकार के मामले अगर आए तो आप पहले जो है वो टेस्ट करो, फिर जो है वो उनको लड़ाओ, नहीं तो फिर दिक्कतें जो है वो हो सकती है ऐसे, यानी कि मैच जो है वो फिर करवाओ, लड़ाओ नहीं, मतलब मैच करवाओ। ठीक है। अब अप्रोचेस जो है जेंडर एलिजिबिलिटी की क्या है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पॉलिसी है 2021 है, आईओसी ने जो है अलाउ किया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन डेवलप करने के लिए अपने खुद के एलिजिबिलिटी रूल्स, राइट, बेस्ड ऑन एविडेंसेस। फोकस करो फेयरनेस के ऊपर, इंक्लूजन के ऊपर, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। इससे पहले टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ये एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी होता था, बट आज की पॉलिसी के अंदर ज्यादा एम्फेसाइज जो है वो दिया जा रहा है किस चीज को, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को। ये गलत है ना भाई। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ चीज लिखी और रियलिटी में अगर कुछ चीज है तो ये तो अनफेयर एडवांटेज ही हुआ। तो ये आईओसी की है एक पॉलिसी है जो मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है, कि आपको जो है वो दोनों ही देखना पड़ेगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी देखने पड़ेंगे, प्लस साथ ही साथ उनका मेडिकल टेस्ट तो होना जरूरी है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो एक बढ़िया टेस्ट होता है। फिर फेडरेशन स्पेसिफिक रेगुलेशंस, वर्ल्ड एथलीट्स की अगर हम बात करें, ये आज भी टेस्टोस्टेरोन लेवल का उपयोग करते हैं क्राइटेरिया के तौर पर, जिसमें ये डीएसडी जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, सेक्स डिसऑर्डर जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें बिलो 2.5 एनएमओएल पर लीटर जो है वो होना चाहिए एटलीस्ट 24 महीने तक कंपटीशन से पहले। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल इससे नीचे होना चाहिए। अब ये कितना नीचे होना चाहिए आपको ध्यान में नहीं रखना, आप ध्यान रखना कि काफी सारे ऐसे हम लोग को देखने को मिलते हैं कि ओलंपिक्स जो गेम्स होते हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो है वो ध्यान में रखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरे स्पोर्ट्स बॉडीज जैसे कि फीना, इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, इंटरनेशनल रग्बी यूनियन, इन्होंने जो है अलग अलग डिग्रीज ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो है वो ला रखे हैं ट्रांस वुमेन्स एथलीट्स के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल के ऊपर बेस्ड। कुछ ने जो है वो सजेस्ट किया कि आप जो है वो एक ओपन कैटेगरी जो है वो क्रिएट करो स्पेशली ट्रांस के लिए और डीएसडी एथलीट्स के लिए, ट्रांसजेंडर और डीएसडी एथलीट्स। ठीक है। और आज की डेट में आवश्यकता है कि एक रिलायबल बायोमार्कर्स को जो है वो आइडेंटिफाई करने की, कि भाई एक्यूरेटली जो है वो ये टेस्टिंग जो है वो हो सके बिना किसी की प्राइवेसी इन्फ्रिंज किए। यानी कुछ लोग नहीं चाहते ना भाई कि उनकी एक्चुअल जो इशू है, प्रॉब्लम्स है, वो पब्लिकली जो है वो किसी के सामने आए। यस, नो वन वांट्स कि उनकी मेडिकल कंडीशन या जो भी डिसऑर्डर वो फेस कर रहा है वो पब्लिकली सामने आए, नो वन वांट्स। फिर एजुकेशन और पॉलिसी के बारे में बात करें तो एटलीस्ट जो है उन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स जेंडर एलिजिबिलिटी। ठीक है, एजुकेशन बहुत जरूरी, कोलैबोरेशन करो ह्यूमन राइट्स के साथ। तो ये सब चीजें हैं। अब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, एक नया पुरस्कार हम लोग को देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटेड 90% से ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और इससे पहले वाले जो टॉपिक था उसमें आपको दो ही चीजें बस ध्यान में रखनी थी, एक डीएसटी वाला, राइट, डीएसडी जो हम लोग को देखने को मिलता है डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, और दूसरा आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल पता होना चाहिए, राइट, कि एक क्राइटेरिया होता है और हालांकि इस क्राइटेरिया को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपनी पॉलिसी से हटा दिया है। तो ये फैक्ट भी थोड़ा ध्यान में रखना बस, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एक नया अवार्ड 2024 में जो है वो शुरू होता है, राइट। इसके अंदर साइंटिफिक अचीवमेंट, देखो नाम से मेरा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, यानी कि नेशनल लेवल पर साइंटिफिक अवार्ड ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, नेशनल साइंस अवार्ड बोल सकते हो आप। तो ये बेसिकली रिप्लेस कर रहा है पुराने साइंस के अवार्ड्स को, जिसके अंदर हम लोग को शांति स्वरूप भटनागर प्राइज देखने को मिलता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि और भी ज्यादा मतलब इंक्लूसिव और अपडेटेड सिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज करना है।
मतलब कि नई-नई इनोवेटिव चीज़ें हमारी कंट्री के अंदर हो, नया-नया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के दिन ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा हर साल, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और ये 23 अगस्त ही क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन जो हम लोग को देखने को मिला था, उसके सक्सेस हम लोग को इस दिन नज़र आया था, देखने को मिला, नेशनल स्पेस डे, ठीक है। नेक्स्ट, ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो हम लोग को देखने को मिला, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, राइट? ये रिकॉग्नाइज करेगा, एनकरेज करेगा साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स को, टेक्नोलॉजिस्ट के अचीवमेंट्स को, इनोवेटर्स के अचीवमेंट्स को, राइट? स्पेशली जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, मतलब हालांकि कोई अगर एक साइंटिस्ट है बाहर, जैसे नासा में जाकर भी कोई इनोवेशन करते हैं, तो उनको भी उस चीज के लिए जो है वो अवार्ड वाला मिल सकता है। यानी कि देखो, इंडिया और अब्रॉड में कोई भी अगर काम कर रहे हैं मिलकर, हमारे इंडियन साइंटिस्ट, राइट, और उसमें वो अगर कोई बेहतर अचीवमेंट हासिल करते हैं, तो उनको इस अवार्ड से जो है वो नवाजा जाएगा। फिर ये अवार्ड 2024 में जो है वो एस्टैब्लिश हो गया, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन जो है वो ये अवार्ड भी जो है वो दिया जाएगा, राइट? नेशनल स्पेस डे की सेरेमनी के तौर पर, ठीक है। फिर इसकी कैटेगरीज देख लो आप। एक है विज्ञान रत्न, ये कैटेगरी याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। विज्ञान रत्न जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ठीक है? साइंस के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड है विज्ञान रत्न, याद रखना है आपको। 3 अवार्ड जो है वो हर साल जो है वो ये दिए जाएंगे विज्ञान रत्न के, अप टू, यानी कि मैक्सिमम 3 अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे, मैक्सिमम। फिर विज्ञान श्री, याद रखना, एग्जाम में आएगा। ये बेसिकली 25 अवार्ड जो है वो हर साल जो है उसमें दिए जाएंगे, 25 अवार्ड्स तक। और ये बेसिकली जो भी किसी भी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं बहुत बढ़िया वाला, तो उनको जो है ये विज्ञान श्री से सम्मानित किया जाएगा। फिर विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, ये बेसिकली जो भी है साइंटिस्ट जिनकी उम्र 45 साल से कम की है, तो उन्होंने अगर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया हो, यानी कि असाधारण योगदान दिया हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये अवार्ड भी 25 अवार्ड तक जो है वो ये हर साल जो है वो दिए जाएंगे। फिर विज्ञान टीम हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? 3 या उससे ज्यादा साइंटिस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं जो अगर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उनको रही अवार्ड दिया जाएगा। एक कोलैबोरेटिव अवार्ड है, टीम से नाम से ही समझ में आ रहा है ना? तो 3 अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे, याद रखना, लिख लो इसके नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक अवार्ड में एक हम लोग को सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो साइन करेंगे। एक ब्रोशर हम लोग को देखने को मिलेगा जो जिसमें फोटोग्राफ्स होंगे अवार्डीज वगैरह के, जो रिलीज किए जाएंगे सेरेमनी के दौरान। अगर जिस अवार्डी की जो है वो मतलब डेथ हो चुकी होती है और उनको सम्मानित दिया जाता है, जिसको पोस्टमस अवार्ड जो है वो हम लोग बोलते हैं, राइट? और उसमें उनके जो रिश्तेदार जो होंगे, वो जो भी नेक्स्ट किन जो जो नजदीकी रिश्तेदार होंगे, तो उनको जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा फोटोग्राफ्स में, उनके रिश्तेदारों को। फिर 2024 के अवार्डीज के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, विज्ञान रत्न मिला है जी पद्मान पद्मनाभन ने रिसीव किया है। तो ये फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के और जाने माने बायोकेमिस्ट हैं। पद्मा पद्मनाभन जो है उनको रिकॉग्नाइज किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, राइट? मलेरिया पैरासाइट पर इन्होंने जो है वो काम किया था, याद रखिएगा, ठीक है। और इनको जो है वो पद्मश्री, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। बायोलॉजिकल साइंस में अपना ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने। फिर चंद्रयान 3 की टीम को जो है वो विज्ञान टीम का अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडिया का सक्सेसफुल मून लैंडिंग मिशन था 2023 का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना? विज्ञान टीम अवार्ड जो है वो इनको मिला है, चंद्रयान 3 की टीम को, याद रखिएगा। विज्ञान श्री अवार्ड जो है वो अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को दिया गया है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की जो है वो डायरेक्टर रह चुकी हैं। और इन्होंने स्टार क्लस्टर और गैलेक्सी के एवोल्यूशन और फॉर्मेशन पर रिसर्च करी थी, राइट? जो गैलेक्सीज वगैरह जो होती है ना, तो उस पर इन्होंने वो किया था, आकाश गंगाओं पर शोध किया था। फिर जयंत बालचंद्र उड़गांवकर, इनको ये बेसिकली बायोलॉजिस्ट है और फॉर्मर डायरेक्टर है आईसर पुणे की। इनको जो है वो सम्मानित किया गया बायोलॉजी में कंट्रीब्यूशन के लिए, विज्ञान श्री अवार्ड। फिर नभा कुमार मोंडोल, ये एक जो पार्टिकल फिजिसिस्ट हैं, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, और इनको रिकॉग्नाइज किया गया था क्योंकि इन्होंने पार्टिकल फिजिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया था। फिर विज्ञान युवा अवार्ड विवेक पोल शेट्टीवार को मिला। ये एक केमिस्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के, और इनको जो है वो सम्मानित किया गया इनके कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज के लिए। याद रखना, इनके टेक्नोलॉजीज का भी ध्यान रखना, नाम भी याद रखना। यूपीएससी हालांकि नाम नहीं पूछेगी, बट स्टेट पीएससी जरूर पूछेगी।
उर्वशी सिन्हा, ये एक लीडिंग एक्सपर्ट हम लोग को क्वांटम रिसर्च के देखने को मिलते हैं, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और क्वांटम साइंस की फील्ड में इनके अचीवमेंट के लिए इनको सम्मानित किया गया। रॉक्सी मैथ्यू कोल, ये क्लाइमेट साइंटिस्ट रह चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी के, और इनको क्लाइमेट साइंस की फील्ड में रिकॉग्नाइज किया गया। फिर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हम लोग को देखने को मिलता है, उसके बारे में और पूरी डिटेल्स तो मैंने आपको बताई दी, बस इतना ही ध्यान में रखना और ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एक नया टैक्स रिजीम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके तहत हम लोग को देखने को मिला कि काफी सारे टैक्स के स्लैब जो है उसको घटा दिया गया है। 6 पहले टैक्स के स्लैब हुआ करते थे, 5 कर दिया गया है। टैक्स फ्री इनकम की लिमिट जो है वो नई रिजीम के तहत जो है वो बढ़ा दी गई है, 2.5 लाख से जो है वो 3 लाख जो है वो कर दी गई है। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हुआ है नई रिजीम के तहत वो भी बढ़ा दिया गया है, 50,000 से 75,000 जो है वो कर दिया गया, बट वो भी एक फेज वाइज मैनर में हम लोग को देखने को मिला। तो ये बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बजट के बारे में एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए जो हमने कवर भी करी थी डिटेल में। बैले ब्रिज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बैले ब्रिज जो है ये एक मॉड्यूलर ब्रिज हम लोग को देखने को मिलता है। प्री फैब्रिकेटेड पार्ट्स जो होते हैं रैपिड कंस्ट्रक्शन की, कि पहले से ही बना के लाया जाता है पार्ट को और बस उनको असेंबल किया जाता है। तो ये हम लोग को बैली ब्रिज के अंदर देखने को मिला। मॉड्यूलर ब्रिज, मॉड्यूलर ब्रिज मतलब आप पहले बाहर से बना के लाओ और उसको बस कस दो वहां पे जाके। फिर इंडियन आर्मी जो है इन्होंने बैले ब्रिज डिजाइन का ये उपयोग करती आ रही है 1971 वॉर से ही, क्योंकि जल्दी से जल्दी चीजों को जो है वो करना है तो आपके पास रेडी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, राइट। बैली ब्रिज जो है उसको इन्वेंट किया था डोनाल्ड कोलमैन बैली के द्वारा, जो ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थे, राइट। अब ये बजट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, राइट, नई टैक्स रिजीम के बारे में, तो इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिएगा 150 वर्ड में। तो चलिए बस इतने ही थे आज के करंट अफेयर्स। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।